अब थोड़ा ठीक ठीक सा लग रहा है कि हाँ कुछ बच्चे सामने हैं बैठे हुए, नहीं तो पिछले 2 हफ्ते की क्या स्थिति बताऊं। हमें भी गम हो रहा था कि कर क्या रहा हूं मैं। नहीं, वो आदत सी हो जाती है ना कि सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हों और फिर अचानक से देखे। शुरुआत तो इतनी कठिनाई हुई थी कि 3-4 को बैठता था ऐसे। पढ़ो बेटा आराम से। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पर सेंट्रल प्रॉब्लम की बात करते हैं तो केंद्रीय समस्याएं, हमने आपको क्या बोला कि देखो डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम। ये दिक्कतें सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये दिक्कतें आपके साथ नहीं है, ये दिक्कतें क्या है, सबों के साथ है कि नहीं। कहते हैं ना कि प्रॉब्लम तो सबके है साथ, बस नजरिए की है बात। तो वही चीजें यहाँ भी प्रॉब्लम क्या है, हर किसी के साथ है। तो कहीं ना कहीं हमें इस प्रॉब्लम को देखना, आइडेंटिफाई करना होगा और बाद में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत भी होगी या नहीं होगी, उन चीजों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो वो क्या प्रॉब्लम है और नहीं है उसी के बारे में देखते हैं। आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, कितने पढ़े थे? अब 4 पढ़ने हैं, ठीक है। कि यहां पर कितने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है? 4 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है। 4 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे और वो चारों कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। कल सुबह में बुक ले लेना एक और मुझसे, बुक का बंडल एक और ले लेना, तो दोनों का अब सेपरेट सेपरेट हो जाएगा, तो युद्ध नहीं करेगा घर पे। तो सबसे पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा होता है बेटा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा है हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस और चौथा होता है व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 4 हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है। भाई हम कोई भी काम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, क्या करना है, कब करना है, हम कैसे इसको करें कि हमारा पॉजिटिव चीजें हो, वो सारी चीजें हमें यहां पर डिस्कस करनी होगी। उन सभी चीजों को यहां पर देखना होगा। तो ये प्रॉब्लम के अंतर्गत इसी को देखते हैं। देखिए बेटा, ना हम अपनी मर्जी से कुछ करेंगे। आइए आइए, अरे आइए नवल भाई, आइए ना, आइए। आप आते हैं, बाहर आती है। बैठा, कहां जाओ बैठा। तो हमने क्या बोला कि 4 तरीके की प्रॉब्लम है। देखो बेटा, कोई भी काम हमारे बस की तो है नहीं, ना आप किसी काम को कर सकते हैं ना हम किसी काम को कर सकते हैं, सब ऊपर वाले के ऊपर इच्छा है। इसका मतलब है कि सामने कोई ना कोई होगा जिसके बेसिस पर हमको वो काम करने की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है। जैसे हमने पहला शब्द लिया व्हाट टू प्रोड्यूस। हम कौन होते हैं सोचने वाले कि हम क्या करेंगे? बाबूजी बताते हैं कि करना क्या है या नहीं है? उसी तरीके से हम गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। हम ये बात थोड़ी ना सोच रहे हैं भाई, सामने अगर आप हैं तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, अगर आप ही नहीं तो हम इकोनॉमिक्स कहां से पढ़ा लेंगे। जैसे हर हफ्ते नए बच्चे आते हैं ना, देखो पिछले ही हफ्ते एग्जाम्पल दिया था मैंने कि कभी 1-2 भी रहता है, कभी 10 भी रहता है, कभी एक हफ्ते में 2 बैच बनता है, कभी कुछ नहीं रहता है। आज कुछ नहीं था, आज एक भी बच्चे नहीं थे नए वाले। लॉ वाले सर भी बैठे रहे, अकाउंट्स वाले सर भी बैठे हुए। तो भाई प्रोडक्शन कब होगा? जब सामने कस्टमर हो। भाई जो कस्टमर चाहेगा, जो डिमांड चाहेगा, उसी का ना डिमांड होगा। भाई आप दुकान पे चले जाओ और दुकान पे खड़े हो जाओ, दुकान वाला बोलेगा क्या चाहिए? हमें चाहिए, आप दो, कुछ तो चाहिए, दो। अरे भाई वो थोड़ी ना दे पाएगा। भाई जब आप बोलोगे कि अंकल चीनी दो, 5 किलो दो, तब ना वो निकाल के देगा। अब दुकान वाला भी कहेगा भाई कैसन आदमी आ गया है, हमें पता है, आप दो। मम्मी ने हमको बोला है कि जाना वहां अंकल को बोलना ये दे देंगे, ले आना। अरे वही तो पूछ रहा हूं, क्या वो नहीं बताऊंगा, बस दो। प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कुछ देर के बाद हो सकता है पागल खाने वाले को फोन करे और आपको उठा के ले जाए। तो प्रोडक्शन कब?
जब सामने वाला बताए कि उसको क्या चाहिए, कितना चाहिए, तब ना उन चीजों को जाके प्रोडक्शन करेंगे, है ना। अब जैसे मुझसे राहुल सर ने पूछा भी था कि चौधरी सर अगर एक दो बच्चा आएगा तो क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे, झेलेंगे। ऐसे भी झेल रहे हैं, झेलेंगे और क्या है। जब एक भी नहीं आया तब खुश हो गए, चलो कुछ तो नहीं आया। क्योंकि दिक्कत क्या होता है ना, पढ़ाना उतनी ही देर है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर एक बच्चा आया तो आधा घंटा पढ़ा के छोड़ दो, पढ़ाना तो वही है। और जब ईगो होता है ना, उसमें भी गलती से ऐसा बच्चा मिल जाए जो 10 मिनट के बाद ऐसे कर दे, बेटा वो फिर 2 घंटे 2 साल के बराबर है। अगर सामने बैठा हुआ बच्चा, और खास करके दिक्कत का वो तो पता है, जब दोपहर के बाद वाला बैच होता है ना, जैसे मैं उधर 3 बजे वाली क्लास में जाता हूँ पढ़ाने के लिए, मैं पहले ही जाके हरकत देता हूँ, अगर एक को भी नींद आ रहा है तो चुपचाप जाके आंख वाँख धो के आ जा। अगर सामने में अंगड़ाई ली ना बेटा, तो सारी अंगड़ाई आज उतार दूंगा यहाँ पे। क्यों? अब सामने से 2-4 को बैठल रहेगा, भाई खाना खा के हम भी जाते, फिर हमें नींद आने लगती है। अब मेरा तो कॉन्सेप्ट ये पूरा का पूरा थ्योरी, मैथ्स वगैरह बनाना हो तो वो अलग चीज है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप वो क्वेश्चन करने के लिए जाएं थ्योरेटिकल वाले, और कोई इस तरीके से जमा ही ले रहा हो, तो काम कर पाओगे क्या? तो हमेशा ही प्रोडक्शन तभी होगा जो सामने वाला कहेगा, जितना कहेगा। तो हम आसान शब्दों में ये कहते हैं कि सोसाइटी हैज टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी शुड बी प्रोड्यूस्ड। कि तुम्हें क्या चाहिए और कितना चाहिए, पहले तुम ये बताओ, तब ना हम उन चीजों का प्रोडक्शन करेंगे। अन्यथा प्रोडक्शन होगा क्या? भाई होटल भी जाते हो तो मेन्यू देख करके बोलते हो ना, ये 1 प्लेट ले आना, ये 1 प्लेट ले आना, ये 1 प्लेट, तब ना लेके आता है। अरे आप मेन्यू देख के मुस्कुराते रहते हो, अब तुम समझ लो हमको क्या क्या पसंद आया होगा। अरे भाई प्रोडक्शन नहीं हो सकता फिर। तो सबसे पहला दिक्कत यही है कि किन चीजों का उत्पादन किया जाए। तो ये हम नहीं डिसाइड करते, आप नहीं डिसाइड करते, ये कौन डिसाइड करता है? कंज्यूमर, सोसाइटी। कौन डिसाइड करेगा? कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि किन चीजों का उत्पादन होगा और कितना उसका उत्पादन होगा। कितना उसके उत्पादन की बात करेंगे, उन चीजों को यहां पर देखेंगे। यह था पहला। दूसरा है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाया जाए उस गुड्स को। फिर एक पंगा। भाई एक वो बताओ, हम तो यही चाहेंगे कि सारा सामान महंगा ही हो, लेकिन खरीदार मिलेगा क्या? तो फिर सोसाइटी वाला ही ना चाहता है कि कितने दाम तक का होना चाहिए, कम दाम का हो, एवरेज हो, ज्यादा हो। और हम सभी जानते हैं कि जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। जब प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। ये हम सभी जानते हैं। तो कोई भी परचेज कब करना चाहेगा? जब प्राइस क्या हो? कम हो। कोई भी कब परचेज करना चाहेगा बेटा? जब प्राइस क्या हो हमारा? कम हो। तो इसका मतलब सेकेंड हमारा ओपिनियन यही बात बताता है, सेकेंड हम यही ओपिनियन देखते हैं कि कैसे गुड्स को बनाया जाए। तो ऐसे बनाओ ताकि कॉस्ट क्या हो सके? मिनिमम हो सके। अब कॉस्ट मिनिमम हो सके तो वो कैसे देखेंगे? तो भाई बनाने के लिए हम लेबर इंसेंटिव टेक्निक को देखें या कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक को देखें। भाई जो हमारे पास सस्ता रहेगा उसी का हम लोग क्या करेंगे? उपयोग करेंगे, नहीं करेंगे? उसी के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे बेटा? गुड्स बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? तो वो चीजें भी हमें को क्या करना होगा? देखना होगा। तो उसकी भी बातें हम लोग यहां पर करेंगे। तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए वो गुड्स बनाया जाए। तो अगर किसके लिए बनाया जाएगा तो बेटा देखो सीधी बात, नो बकवास, जिसकी होगी औकात उसके लिए बनाएंगे, बात नहीं खत्म। आई इकोनॉमिक लैंग्वेज में समझने के लिए कि ऐसे लोग जिसका हम देखेंगे कि जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, नेशनल इनकम में क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए सीधी बात है, पैसा दे सकता है तो गुड्स तेरा है, नहीं दे सकता है चल निकल यहां से। तो जिसकी औकात होगी उसके लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा? गुड्स बनाएंगे। अर्थात जिसकी परचेजिंग पावर हो, जिसके परचेजिंग पावर होगी उसी के लिए गुड्स बनाया जाएगा, ये नहीं बनाया जाएगा। उसी के लिए गुड्स को देखा जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा। तो वो भी चीजें यहां पर होंगी या नहीं होंगी, उसकी भी बात करेंगे या नहीं करेंगे। और चौथा होता है व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ।
हम क्या नियम अपनाएं ताकि भविष्य में हमारी बरकत हो। बेटा एक वो बताओ, आपने पैसे घर से मंगाए, घर से तो आता ही होगा खर्चा पानी। कौन कौन पीजी में रहता है यहाँ पे? नहीं, सभी लोग थोड़े नहीं रहते, देखो ये लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। चलो, तो जो पीजी या रेंट वगैरह लेके रहते होगे तो घर से आपकी सैलरी आती होगी। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट का आना ही तो सैलरी कहलाता है। तो आपकी सैलरी जो है आती है। अब सैलरी आने के बाद दो तरीके से आपका दिमाग सोचता है। पहला कि रूम रेंट वाले को रूम रेंट दे दिया जाए, ऑनर को जो भी इधर उधर का खर्चा है खाना पानी का वो सब रख दिया जाए। फिर उसके बाद देखो अब इतने बचे, ये हमारा इंजॉयमेंट का खर्चा है, ऐसे करके कर सकते हैं। दूसरा ऐसा भी दिमाग सोचता है, अरे पैसा आया आज तो अकाउंट में खूब पैसा है, चलो पहले पार्टी सार्टी करके आते हैं। गए आराम से 50% उड़ा दिए, फिर आ गए, फिर माथा में टेंशन ले रेंट कहाँ दिया था। अब दोनों तरीके से हो सकता है, ये नहीं हो सकता। क्या भेज दिया कि डिलीट कर दो? सर मेरी वीडियो बना के ग्रुप में डाल दी, बच्चों ने डिलीट कर दो। बता, महा चिरकुट लोग है यार। हो तो गया डिलीट। अच्छा, बेचारा भंडारा खा रहा था। ओ, क्या कर रहे हैं? मोबाइल में क्या देख रहे हैं? कौन सा पीडीएफ खोज रहा? मैंने तो ना बोला कभी कोई पीडीएफ खोलने। मैंने तो बुक के लिए भी मना करा हुआ है। हाँ, लाना भी नहीं है। हाँ, अच्छा बेटा, वैसे भी इसमें कितना भार उठाएगा? ताज़ा हो मोटा ताज़ा तो हम लोगों की तरह हो तो उठा भी ले। एक किताब लाया करो, मेरी में कभी कोई किताब मत लाना। चलो, तो भाई आपने क्या करा, पैसा खर्च कर दिया, तो फिर जिंदगी का टेंशन शुरू हो जाता ही नहीं कि कैसे रेंट दे, कैसे खाना पीना गया, तो बाकी चीजों में कटौती करनी शुरू हो जाती है। तो हम किस तरीके से व्यवस्था करें ताकि कुछ पैसे बचाया जा सके। अगर आपने पैसे बचाए तो अगली बार के लिए ज्यादा पैसा हो रहेगा आपके पास, तो और ज्यादा इंजॉयमेंट। कि मान लो अगर घर से 12,000 आया और तुमने 2,000 बचा लिया, तो अब कितना हो गया? औकात 2,000 से बढ़ गई ना। फिर अगर आज इस बार 2,000 बचा लिया तो 2 और 2 4 हो गए, अगली बार 16, औकात और ज्यादा। अच्छा, तो जैसे जैसे सेविंग करोगे ग्रोथ आता जाएगा। नहीं, इसका सीधा साधा एग्जांपल मैं लेता हूं बेटा, गुल्लक। गुल्लक में क्या करते हो? जो भी चिल्लर होता है डालते जाते हो, है ना? 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए यही तो डालते हो। और जिस दिन वो भर जाता है तोड़ते हो तो आज तो हमारे पास 1,000 रुपए हो गए। होता या नहीं होता? तो ये किस बेसिस पे? जब आपने जमा किया था तब ना। जब आप तो अगर जैसे जैसे जमा करोगे तो ग्रोथ होगा, ये नहीं होगा। तो ये हमारा दिखाता है कौन सा, कि व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तो है प्रॉब्लम, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम बताने से काम चलेगा? उसका कैसे सॉल्यूशन हो वो भी तो देखना पड़ेगा। अब मान लो टीचर क्लास में बैठ जाए, हमेशा बोले अरे बहाना लायक हो तुम लोग, है कि नहीं, क्वेश्चन नहीं बनता तुमसे। अरे सर बना के तो दिखाइए कि कैसे बनेगा, तब ना सीखेंगे। तो खाली प्रॉब्लम बताने से काम तो चलेगा नहीं, सॉल्यूशन कैसे हो वो भी ना देखना पड़ेगा। तो चलिए पहले प्रॉब्लम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन की बात कर लेंगे। लिखिएगा, all countries without exceptions face the problem of scarcity because
their resources are limited and these resources have alternative। भाई ऐसा कोई नहीं है जिसको प्रॉब्लम झेलना ना पड़े। हाँ, बाय चांस कोई ऐसा हो सकता है जो हमारा क्या हो, एक्सेप्शंस हो, अपवाद हो। नहीं तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो जितनी भी कंट्रीज है उन सभी को क्या करना होता है, प्रॉब्लम झेलना पड़ता है या नहीं। लिखेंगे देयर आर 4 types of central problems of economy। कितने तरीके की बात होगी बेटा, 4 टाइप्स के। पहला what to produce, how to produce, for whom to produce, what provision should be made for economic growth, what provision should be made for economic। तो ये 4 हमारे क्या होते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होते हैं। लेकिन अब इन्हीं 4 को हमें देखने की जरूरत पड़ेगी कि कैसे इसका निपटारा किया जाए, किस तरीके से इसको कम किया जाए। तो पहले तो प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं, बाद में उसका क्या कर लेंगे, जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे ना, अभी कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स, तो कैपिटलिस्ट के अंतर्गत इसका सॉल्यूशन मिलेगा हमको। तो कैसे, क्योंकि सोशलिस्ट में तो हमें सोचने की जरूरत नहीं, वो तो गवर्नमेंट सोचता है कि नहीं। तो कैपिटलिस्ट में हम इसका प्रॉब्लम देख लेंगे कि कैसे इसका सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो इन 4 को बारी बारी से एक्सप्लेन किया जाए ना बेटा। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, कहता है सोसाइटी हैज टू डिसाइड which goods and services should be produced every society has also to decide in what quantities each of these goods would be produced। यही हमने आपको समझाया था बेटा। कौन डिसाइड करेगा, सोसाइटी। यहां सोसाइटी का मतलब है कंज्यूमर से रिलेटेड, क्योंकि कंज्यूमर तो क्या होगा, सोसाइटी ही हमारा। तो जो भी यहां पर प्रोडक्शन होगा वो कौन डिसाइड करेगा, सोसाइटी डिसाइड करेगा। और साथ ही साथ क्या डिसाइड करेगा कि कितना चाहिए, क्योंकि भाई जब तक वो दुकान पर आप पहुंचने के बाद नहीं बोलेंगे कि अंकल 5 किलो चीनी दीजिए, सामने वाला कभी भी आपको 5 किलो चीनी नहीं देगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए और कितना चाहिए। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक वो फुलफिल नहीं हो सकती। तो इसलिए व्हाट टू प्रोड्यूस में हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमेशा सोसाइटी डिसाइड करेगा कि उसको क्या चाहिए और कितना चाहिए। भाई हम लोग ही अगर ये बेंच का ऑर्डर देते तो ऐसे थोड़ी ना तक बना रहता है। हम लोग जाते हैं, फिर बोलते हैं कि भैया इतना सेट बेंच चाहिए, फिर वो बोलता है 4-5 दिन का टाइम दीजिए, और फिर वो बना के दे देता है हम लोगों को। तो जब जाके हम बोलते हैं ना कि भाई इतना चाहिए, तब ना वो बना के देगा। अगर हम नहीं बोलेंगे तो क्या हमें मिलेगा,
नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि कौन डिसाइड करेगा, सोसाइटी डिसाइड करेगी। किसके अंतर्गत, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंतर्गत। दूसरा लिखिएगा बेटा, हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स, कैसे बनाए। तो हमने आपको शुरुआत में ही अभी बताया था, जब भी गुड्स बनेगा तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कॉस्ट हमारा क्या होना चाहिए, कम से कम। कॉस्ट क्या होना चाहिए हमारा, कम से कम, मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए। तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन की बात करेंगे। तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन के लिए हम लोगों को प्रोडक्शन के टेक्निक को देखना पड़ेगा कि हम कौन से टेक्निक को फॉलो करेंगे प्रोडक्शन का। भाई क्या हम लेबर इंसेंटिव को फॉलो करेंगे, क्या हम कैपिटल इंसेंटिव को फॉलो करेंगे, वो हमारा प्रोडक्शन टेक्निक क्या होगा उसको हमें समझने की जरूरत होगी या नहीं होगी, उसकी बात करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो चीजें आपको यहां पर देखनी है, किसके अंतर्गत, हाउ टू प्रोड्यूस के अंतर्गत। तो इसका मतलब सोसाइटी हमसे ये डिसाइड करता है ना कि चाहिए क्या, और सोसाइटी ही ये डिसाइड करेगा कि कितने में चाहिए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस भी कौन ने डिसाइड किया, सोसाइटी ने। और हाउ टू प्रोड्यूस भी कौन डिसाइड कर रहा है, भाई अगर सोसाइटी ये चाहेगा कि इस गुड्स की कीमत जो है 20 रुपए होनी चाहिए, और आप बोलोगे ना 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 30 रुपए तो हमारा बनाने का खर्चा हुआ, तो क्या बोलेगा, नहीं खरीदेंगे, रहने दे। और ऐसा भी नहीं कि अगर आपका 30 खर्च हुआ है तो आप 20 में बेच देंगे, वो भी नहीं हो सकता। भाई अगर 30 का खर्चा हुआ है तो 30 में ही बेच पाएंगे, कम से कम, उससे ज्यादा ही बेचेंगे, उससे कम में तो बेचेंगे नहीं। तो दिक्कतें क्रिएट होंगी या नहीं होंगी, प्रॉब्लम यहां पर आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए लिखिएगा बेटा, हाउ टू प्रोड्यूस के अंतर्गत हाउ टू प्रोड्यूस, तो लिखिएगा द सोसाइटी हैज टू डिसाइड the method of production that is whether to use labor intensive techniques or कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कहता है ऑब्वियसली द चॉइस वुड डिपेंड ऑन availability of different factors of production, that is labor and capital, and their relative prices। क्या यही हमने समझाया था बेटा? यही बात बताई थी ना अभी हमने कि सोसाइटी हमसे डिसाइड करेगा कि भाई उसको कितने का चाहिए। तब कितने का चाहिए तो इसमें आप फिर टेक्निक देखो कि आप किससे बनाओगे जो वो कॉस्ट हो सकता है, जहां से कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम हो सकता है वही काम करेंगे या नहीं करेंगे, होगा ना। आप कभी फेरी वाले को देखे हो, फेरी वाला समझते हो, जो घर घर घूम घूम के सामान बेचता है। तो कपड़े वाले इसमें ज्यादा होते हैं, एकदम आराम से जो है साइकिल के पीछे बांधेगा, या वो विक्की नहीं होता है
पैडल से भी चल जाए और पेट्रोल से भी चल जाए, वो लेकर के जो है आराम से पहुंचेगा वो। अब उस टाइम में वो क्या करेगा कि लेके आ तो गया, आपसे मान लो जैसे मम्मी वगैरह गई पूछने, हाँ भाई कितने का है, अरे बहुत सस्ते में है, चलो बैठो दिखाओ भाई, अच्छा ये कंबल कितने का, देखिए ज़्यादा नहीं, आप लोग तो बराबर देखते हो लेते ही रहते हो, 3,000 रुपये का कंबल है। मम्मी लोग सीधा हो गए 3,000, कल तो वो पड़ोसी ने 300 का लिया था ये। और हम लोगों के बिहार में बेटा ये ज़्यादा होता है, सीधा 300, 3,000 का, 10% दिए, डिस्काउंट नहीं, वैल्यू। फिर बोलता है अरे आप कैसी बात कर देते हैं, 300 में कहाँ पर मिल जाएगा, 2500 तो हम लोगों का खरीद है। अरे रे सुन बेवकूफ मत बना, देगा कितना में ये बता, तो वो सीधा 3,000 से 2,000 पे आ जाएगा। ठीक है, मम्मी लोग नहीं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा 400 दे सकते हैं, मैं मानती हूँ कि महंगाई बढ़ गई है, चलो 400 ले ले। फिर वो घट के 1,500 पे आएगा, मम्मी 500, बेटा वो 600-700 तक जाते जाते फाइनल हो जाता है। हाँ मैं भी एक बार जो है ना लेदर का जैकेट खरीदने के लिए गया था वहाँ पर पालिका बाजार कनॉट प्लेस में, तो 3,800 का जैकेट बोला हुआ। मैंने बोला भाई सुन फुल एंड फाइनल बताता हूँ, एक बार 700 रुपये दूंगा। मेरी वाइफ मेरा शक्ल देख रही है, ये क्या बोला आपने, वो तो सोच रही थी कि 3,800 बोला है तो 100-200 रुपये कम बोलेंगे, ज़्यादा ज़्यादा 3,500 बोल देंगे और क्या बोलेंगे। बेटा 900 में लेके आया हूँ मैं। तब भाई बोलती अच्छा इतना मोल मोलाई आप कर लेते हैं, मतलब बिहारी हैं, गुण तो वही रहेगा, गुण तो वही रहेगा। भाई अब तो समोसे वाले से पूछ लें कि अगर 10 लेंगे तो 1 रुपये छोड़ेगा, ये तो फिर भी 3,800 का सामान है, ऐसे कैसे छोड़ दें भाई। डायरेक्ट डिस्काउंट कराना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ कभी कभी किसी दुकान वाले को मैं बोल भी तो देता हूँ, जैसे दिया कोई सामान MRP है, अरे भाई ये तो MRP है, कम कितना कर रहा है, अरे नहीं वही तो लिखा है, मतलब सुन नाम ही लेंगे मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम ये है, मिनिमम उससे कम होगा। और दूसरा इकोनॉमिक्स का टीचर हो, घपला मत मार मेरे साथ, मैं वहां भी 10% लेके आ जाता हूँ। तो भाई उसका क्या प्राइस होना चाहिए ये तो कंज्यूमर डिसाइड, भाई तेरा सामान है नहीं देने का मत दे। अब जैसे कभी कभी मम्मी को मान लो कि नहीं लेने का मन है, तो एक बार जो 300 बोल दी हिलेगी ही नहीं। और कभी कभी ऐसा भी होता है वो तैयार हो जाएगा, अच्छा ठीक है लीजिए, आप तो कभी मतलब प्रॉफिट तो दे ही नहीं सकते, नुकसान ही करवाते हैं हमेशा। फिर मम्मी सोचती है अबे यार लेना तो था नहीं, चल 300 में कौन सा नुकसान है ना। हाँ अभी जो चाची की डेथ नहीं हुई थी तो गांव गया हुआ था मैं, तो एक ना बाइक पे पीछे ना बहुत सारा चेयर रख के आया हुआ था बेचने के लिए। ठीक है, तो उससे पूछा कैसे दे रहे हो, तो बोला 1,600 का 4 चेयर का पेयर। तो मैं ऐसे ही बाहर में बैठा हुआ था, अब गांव में तो टाइम पास ही करूंगा और क्या करूंगा। मैंने भैया कैसन बात करते हो, 700 रुपये का दे जाता है 4 चेयर सहरसा में, और तुम यहाँ आ गए तो चलो 800 ले लेना। मैंने उसको मजाक में बोला, कम वक्त बोलता है ठीक है ले लो। मैंने तो ऐसे ही बैठे बैठे सोचा टाइम पास करूंगा थोड़ा देर, बोला ले लो। फिर मैंने मम्मी से पूछा, मैं बोले सस्ते तो दे रहा है कौन सा महंगा था, बोला 8 ला, 8 चेयर ले लिए। फिर हमने 200 रुपये का कौन सा ज़्यादा चेयर पड़ गया भाई, 200 में तो कहीं से भी चेयर ना मिले आजकल। ये हम लोग खरीद के लाते हैं 470-480 का पड़ता था पहले, अब तो और ज़्यादा दाम हो गया होगा, जबकि बल्क में लाते थे। एक बार में कम से कम 500-700 चेयर आता था तब इस रेट से पड़ता था, तो अब तो और ज़्यादा होगा। अब 200 रुपया दे रहता है, मैंने ला ले लिया हम। तो भाई प्राइस डिसाइड कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा। रिसेप्शन पे आप लोग प्राइस डिसाइड नहीं करते हैं, फीस कितनी है इतनी हंसने का मतलब हो गया डिस्काउंट दो, नहीं तो बहुत लोग तो ऐसे अच्छा ठीक है सोचते हैं, तो फिर गुड्डू भैया इधर से बोलेंगे अच्छा कितना, होता है ना इस तरीके से। तो फिर बच्चा डिस्काउंट करवा लेता है।
बच्चा फिर भी नहीं रुकता है, फिर बाद में जब सारा कुछ फाइनल जाएगा फिर खोजेगा मुझे। अगर कोई जैसे जान पहचान वाला आता है या रेफरेंस से आता है कि चौधरी सर से मिल लेना, फिर मुझे बोले सर रिसेप्शन पे इतना बोला, थोड़ा सा देख लीजिए ना। मतलब 1000-2000 फिर हमसे भी करवाइए लेगा, और फिर रिसेप्शन वाला घूर के हमको देखता है चौधरी जी क्या है। अरे छोड़ यार, अब आ गया है कोई बच्चा तो मना थोड़ी ना, तुम लोग मत आ जाना, तुम लोगों की बात हो चुकी है भाई तुम लोगों का फाइनल हो चुका है भाई, जिसका नहीं होता। तो अब ये क्या हुआ, डिसाइड कौन किया, कंज्यूमर कर रहा है ना। तो ये चीजें यहां पर देखने को होता है हाउ टू प्रोड्यूस के अंतर्गत, क्योंकि प्राइस तो हमेशा कंज्यूमर का होगा। भाई उसकी मर्जी नहीं खरीदेगा, उसकी मर्जी नहीं खरीदेगा, तो वो अपनी प्राइस के अनुसार चलेगा। तो ये किसके अंतर्गत, हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा क्या हो गया बेटा हमारा, तो लिखिए थर्ड, समझ में आ रहा है ना, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तुम लोग जो बच्चे हो ना, जो आज ज्वाइन किए हो इस बैच में, अगली क्लास जो हमारी होगी ना वेडनेसडे वाली, तो वेडनेसडे वाली में क्या करूंगा, थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा दे दूंगा। जैसे इन लोगों को जब पढ़ा के छोड़ दूंगा ना, तो आप लोग 20-25 मिनट रुक जाना। ये जो एक टॉपिक छूटा था ना, थोड़ा सा 2 पेज जो छुड़वाया, वो मैं वहां पे पढ़ा दूंगा, तो फिर लेवल में आ जाओगे। फॉर होम टू मैं पढ़ा देता पिछली क्लास में, फिर लेकिन नवरात्रे हैं चलो एंजॉय करते हैं, और तुम लोगों को पढ़ाने के बाद मैंने बाद वाली भी क्लास कैंसिल कर दी। मैंने कहा छोड़ कौन जाएगा पढ़ाने, तो वो क्लास भी मैंने छोड़ दी, जा नहीं जाएंगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाया जाए, तो हमने क्या बोला बेटा, जिसकी होगी औकात उसके लिए बनाए जाए। लेकिन ऐसा तो यहाँ नहीं लिखेंगे औकात होगी तो उसके लिए बनाएंगे। बेटा देखो होता क्या है ना, बड़े प्यार से ना गाली देना वो अलग चीज है, और सीधा सीधा बोल देना अलग चीज है। अंग्रेजी में बेइज्जती होती है मगर प्यार से, और हिंदी में सीधा दिल पे लग जाती है कि नहीं, नहीं हो जाता है। किसी को डायरेक्ट हिंदी में गाली दे दो तो एकदम लड़ाई तक बात आ जाएगी, लेकिन अंग्रेजी में बोलोगे तो हंस के डाल देंगे, हैं सेम टू यू, नहीं हो जाता। लेकिन हिंदी में तो लाठी चल जाता है भाई, तो इसलिए आसानी से यहां नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा घुमा फिरा के बोलेंगे, लेकिन बतवा एक ही कंसेंट रहेगा, तुम्हारा औकात क्या है कि नहीं। बेटा एक वो बताओ, दुकान वाला कितना बड़े प्यार से बेइज्जती करता है, और आप खुशी खुशी उसको बता देते हैं कि तुम्हारी बेइज्जती हो चुकी। दुकान पर जाते हो कि भैया कपड़ा दिखाना, दुकान वाला अगले बजट क्या है, हो गया ना, पूछ दिया तुम्हारा औकात क्या है, नहीं पूछ दिया, बजट का मतलब क्या हो गया, बजट लाइन को कहते हैं ये औकात की रेखा, तो तुमसे पूछ दिया ना तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन अगर हिंदी में ये बोले कितने औकात तक का लीजिएगा, तो मार हो जाएगा वहां पर या नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। इसमें अंग्रेजी में पूछा गया एकदम, सर आपका बजट कितना है, हाय हाय कितना प्यार से बात कर रहा है। अबे बात तो प्यार से करे, कुछ करे, दिया तो गालिए, औकातें पूछ रहा है। तो यहां पर वही काम हम लोग करेंगे, तो लिखेंगे बेटा सोसाइटी हैज, क्या हुआ, हाँ परसों ही तो आ गई थी। सोसाइटी हैज टू डिसाइड, कल जो है ना मम्मी फोन करके खूब डांटी है, बड़े प्यार से डांट पड़ी है। भांजे ने शिकायत कर दी, मम्मी को व्हाट्सएप का इमेज दिखा रहे थे, देख 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 मामा ने क्या खरीदा है, और गूगल से ना प्राइस भी उसका दिखा रहा था कि देखो कितना महंगा है। मम्मी बोलती क्या जरूरत थी खरीदने, इससे पहले भी मना किया था, तब भी तूने खरीदा था। अच्छा हुआ मैंने दूसरी घड़ी के बारे में नहीं बताया था ना, मैंने स्टेटस लगाया था, नहीं तो और डांट पड़ती। फिर मैंने बोला नहीं नहीं गिफ्टेड है, किसी बच्चे ने गिफ्ट किया, तब जाके थोड़ा सा शांत हुई। ये तो 32,600 की है, तो उनको थोड़ी ना बोला मैंने बोला बहुत अमीर बच्चा है उसने गिफ्ट दिया, क्या बोलूं, डांट तो सुनना ही था। वो है ना उधर वाले लोगों की अभी भी जो है, चूंकि सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, सोच तो वही रहती है, इतना फंसा दिया, इससे अच्छा कुछ गोल्ड का ले लेता है। अरे भाई शौक नाम की भी तो कोई चीज है, भले ही अब कल के बाद नहीं पहनूं मैं,
फील हुआ ना कि भाई खरीदा अपने पैसों से, पहना, एंजॉयमेंट ही अलग है। नहीं, इससे पहले भी एक बार डांट पड़ी थी 2019 में। मैं दीपावली में घर गया हुआ था, तो वहाँ पे हाँ मेरी बाइक एक अपाची थी मेरे पास, वो ख़राब थी। तो मैंने एक पड़ोसी को बोला यार देना जरा, आधे घंटे का काम है। मना कर दिया। तेरी ऐसी की तैसी। गया शोरूम, उधर से क्लासिक 350 लेके आया बुलेट। इतनी हिम्मत की मना कर दोगे। और उसके बाद 19 में भी खरीदा, 20 में भी खरीदा और 21 में भी खरीदा। 3 बुलेट लगा रखे। बोले नहीं कोई रहेगा, बंद रहेगा, लेकिन दिखो कि साले हमारे पास है। इज्जत पे पड़ जाती है ना यार बात, है कि नहीं? तो भाई थोड़ा सा कभी कभी ना मजबूरी हो जाती है करना। और मैंने घड़ी भी इसीलिए खरीदा है, चिढ़ में ही आके खरीदी। मुझे कोई अभी शौक ऐसा नहीं था, लेकिन किसी ने ऐसी बात बोल दी ना। मैंने मतलब मेरे पास एक टी शर्ट की घड़ी थी, वही 48,000 वाला जो मैं पहन के आता था। बोलता है हमेशा एक ही पहन के रखते हो यार, कभी अपडेट भी तो हो लिया करो। मैंने तेरी ऐसी की तैसी, इतनी हिम्मत बोल दो। 3 घड़ी बुक करी थी मैंने एक ही दिन, टी शर्ट, रोलेक्स और एक फायर बोल्ट की। एक ही दिन बुक करी थी। सबसे पहले फायर बोल्ट वाला आया था, फिर टी शर्ट का वो ब्लैक वाला देखा होगा पहना था बीच में, अब ये आया। ऐसे कैसे कोई छेड़ देगा? अरे बिहारी है, इज्जत के लिए तो जान दे दे, है कि नहीं? ले भी सकते हैं लेकिन लेंगे नहीं, जेल चले जाएंगे। चलो, तो सोसाइटी कल पढ़ी लेकिन बड़ी जबरदस्त। सोसाइटी हैज टू डिसाइड ऑन हाउ द goods and services should be distributed among the members of the society. इन अदर वर्ड्स, अब यहां पर देखना बेइज्जती मगर प्यार से। इन अदर वर्ड्स, इट हैज टू डिसाइड अबाउट द शेयर्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन द नेशनल प्रोडक्ट। हो गया बेटा बेइज्जती मगर प्यार से? यही हमने आसान शब्दों में बताया था, ये नहीं बताया था। और जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे ना, वहां पर मैं क्लियरली मेंशन कर दूंगा परचेजिंग पावर, तो हो गया सीधा और क्लियर बेइज्जती। अभी कितना प्यार से पूछा, हे महाशय आपका नेशनल प्रोडक्ट में क्या कंट्रीब्यूशन है? हो गई कहानी प्लेन। तो किसके लिए गुड्स बनाएंगे? जिसकी औकात होगी उसके लिए बनाएंगे, बात खत्म। जिसकी परचेजिंग पावर होगी, जो उसका पेमेंट कर सकता है, उसी का बात करेंगे ना। आप देखते होंगे कभी कभी रील्स आता होगा कि 5 स्टार होटल में गरीब बन के जा रहा होता है, गेट पे मना कर देता है। क्यों? देखने से लग जाता है ना कि इसकी औकात नहीं होगी, है कि नहीं? इसमें जो मिथिलांचल के होंगे वो नाम जानते होंगे, राजा दरभंगा नाम से थे, है कि नहीं? तो वो जब ब्रिटेन गए हुए थे ना, तो हम लोगों का तो जो अपना ट्रेडिशनल ड्रेस है वो है धोती कुर्ता गमछा और सर पे पाग, ये नॉर्मल होता है ड्रेस। तो जब वो वहाँ पर मॉल की अंदर एंट्री कर रहे थे तो उनको रोक दिया गया था, क्योंकि ड्रेस ही उनकी थी धोती कुर्ता। रोक दिया गया, भाई साहब ने पूरी मॉल खरीद ली, पूरी मॉल ही खरीद ली। अभी जो हम लोग दरभंगा के नाम से जानते हैं ना, पूरा शहर उनका अपना था। उसने दान दे दे करके जो है वो काम कराया, पूरी दरभंगा ही उनकी थी। तब सोच लो कि कैसे बड़े आदमी होंगे। तो भाई ये सब क्या उनकी दिखाता है? बजट को ना दिखाता है, परचेजिंग पावर को ना दिखाता है। अब हम ज्यादा भावनाओं में बह के क्या कर लेगा? मॉल वाला धक्का मार के निकाल देते, दुकानों खरीद सकते हैं क्या? चुपचाप निकल लो भाई, बेइज्जती हो गई। अब क्या बार बार बेइज्जती करवाऊं? चलो चुपचाप घर आए ना। तो ये इंपैक्ट यहां पर क्या होता है देखने को मिलता है। तो यहां पर हम लोग किसके बेसिस पे बात करेंगे कि भाई आपका नेशनल प्रोडक्ट में क्या कंट्रीब्यूशन है,
उसके बेसिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, उसके बेसिस पे देख रहे हैं। और चौथा क्या है बेटा हमारा, तो लिखो व्हाट प्रोविजन should be made for economic ग्रोथ। भाई एक आप छोटी सी बीज बोते हो, छोटा सा पौधा निकलता है, पौधे धीरे धीरे बड़े होते हैं, कितने सारे फल देते हैं, यही तो ग्रोथ को दिखा रहा है ना। था कितना, एक छोटा सा बीज, उससे कितने सारे होंगे, तो ग्रोथ को यही तो बता रहा है। जितना ज्यादा ग्रोथ होगा उतना आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, बेहतर होगा या नहीं होगा। जितना ज्यादा आपका ग्रोथ होगा उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, बेहतर होगा। तो आपको ये भी यहां पर देखना होता है कि हम इसके लिए कैसे करें। अब जैसे मुझे याद है 2021 में मैंने टॉपर्स ज्वाइन किया, 17 अगस्त 2021 को, उससे पहले अपना कोचिंग था या बाहर पढ़ाता था। तो जब मैंने पहली बार कोचिंग ज्वाइन करी तो मेरी सैलरी थी 17,500 रुपये पर मंथ। यहाँ पर अपनी मेहनत करता रहा, ईमानदारी से काम करो तो तरक्की तो हर जगह होती ही है, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ भी बढ़ता रहा। तो 21 आधा के बाद, तो 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, लगभग 3 साल हमको हो चुके, 3 साल 1.5 महीना हुआ है, 17,500 से 1 लाख तक पहुँच गया। ऐसा सोचना, सैलरी 5,000 ही है अभी भी। तो ये किन चीजों को दिखाता है, ग्रोथ को ना बेटा। भाई हम इतनी मेहनत करें, हम बच्चों के पीछे लगातार लगे रहे, उनके लिए काम करें, अच्छे से पढ़ाएं, तो क्यों नहीं तरक्की होगी, क्यों नहीं ग्रोथ होगी। बहुत सारे ऐसे टीचर है यहाँ पर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मुझसे बहुत कम सैलरी है, यहाँ पर भी बाहर भी। दूसरे कोचिंग वाले सब फोन करके ऑफर देते रहते हैं, सर उतना जहाँ मिलता है डबल। मैंने बोला ना, धोखेबाजी हमारे खून में नहीं, हर चीज पैसा थोड़ी ना होता है भाई। भगवान सर से पढ़े हुए हैं, हमारे गुरुजी हैं, हम कैसे धोखा देते हैं उनको, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी किन चीजों को दिखाएगा बेटा, ग्रोथ को दिखाएगा नहीं। एक बार आया था, उस टाइम में मेरी सैलरी यहाँ पर थी 75,000, और मेरे पास कॉल आया था, यहाँ से भी आया कॉल, मुंबई से भी कॉल आया। मैंने पूरी रिकॉर्डिंग भगवान सर को भेज दी थी कि ये हमें बोल रहा था, मैंने साफ मना कर दिया था। उसमें 25 लाख पर एनम देने के लिए तैयार था मुझे। फिर आपके रेफरेंस से जो स्टूडेंट भी आएंगे उस पर भी आपको एडिशनल मिल जाएगा। मैंने बोला ऐसा है, आज तक ना कमीशन खाया है ना कभी खाऊंगा, मुझे काम अब करना ही नहीं है भाई। जिस दिन ये 2025 तक तो पढ़ाना है, संन्यास लेके जाना है, तो कहाँ है आराम से मोह माया में पढ़े। तो भाई ये किस चीज को दिखाता है, ग्रोथ को ना। लेकिन जिस कोचिंग वाले ने बाद में 25 ऑफर करी थी मुझे याद है 2018 में जब मैं उसके पास गया हुआ था कि मुझे पढ़ाने के लिए चाहिए, रखा नहीं था मुझे। तो इस बार हमारे पास था, जा ठुकरा दिया हमने। भाई बदला तो लेके रहूंगा ना। अगर एक्सेप्ट कर लेता है इसका मतलब क्या है कि मैं अभी भी, लेकिन जा नहीं करना, और खास करके तेरे पास तो नहीं करना, चाहे भूखा मर जाऊं। तो ये किन चीजों को दिखाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को। और ये हर चीज में होता है भाई। अगर कोई भी प्रोड्यूसर गुड्स बना रहा है, उसको बेच रहा है, धीरे धीरे उस पर सही से काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिक इकोनॉमिक ग्रोथ होगा या नहीं होगा, हर किसी का होगा। आप अभी फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ेंगे तो इंटर में जाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे फाइनल में जाएंगे, फाइनल करेंगे सीए बनेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा क्या, हर स्टेप पे ग्रोथ होगा या नहीं होगा। तो वो चीजें यहां पर दिखाता है हमारा किसके अंतर्गत, प्रोविजंस, कि हमें कोई भी काम करना है तो किस तरीके से करना है ताकि हम फ्यूचर प्रोग्रेस के बारे में सोच सकें, फ्यूचर प्रोग्रेस के बारे में सोच सके, उससे रिलेटेड हम कहां पर काम करते हैं उसको देखते हैं। तो लिखिएगा, अ सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ मच saving and investment
अब ये सेविंग क्या होता है जरा इसके बारे में भी पहले बात कर लेते, फिर मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा। बेटा तुम्हारे घर वाले ने तुमको 10,000 रुपए दिए खर्च करने के लिए, गौर से सुनना मेरी बात को, तो इतना तक तुम खर्च कर सकते हो। तुमने इसमें से 8,000 तो खर्च कर दिया और 2,000 तुमने बचा लिया, तो ये 2,000 क्या हो गया? ये 2,000 तुम खर्च कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, लेकिन तुमने उसको कम किया। इसका मतलब जो तुम्हारा करंट कंजम्पशन होता उसमें 2,000 का सेक्रीफाइस कर दिया या नहीं कर दिया। तो हम सेविंग को कहते हैं बेटा सेक्रीफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन। क्या कहते हैं हम लोग? सेक्रीफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन। या वैसा इनकम जिसको हमने खर्च नहीं किया, अनस्पेंट इनकम। इनकम तो 10,000 हुआ, 2,000 खर्च नहीं किया, तो 2,000 हमारी क्या हो गई? बचत हो गई। तो कभी भी अगर कोई भी आपसे ये पूछ देगा कि बताओ इनकम का क्या मतलब है, सॉरी सेविंग का क्या मतलब है, तो सेविंग को आप बोल सकते हैं सेक्रीफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन और अनस्पेंट इनकम। मैं ब्रैकेट में वही लिख देता हूं, लीजिए, दैट इज सेक्रीफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन और अनस्पेंट इनकम। ये क्या कहलाएगा बेटा? हमारा सेविंग। तो लिखेंगे सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ मच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस, otherwise it will become static and leads to decline in standard of living। ना बेटा, क्या यही हमने समझाया था आपको कि भाई अगर हम बचत नहीं करेंगे तो धीरे धीरे स्थिति क्या होगी? गिरती चली जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? गिरता चला जाएगा। तो वो चीजें हम लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे या नहीं रखेंगे? इन चीजों की बात करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये बात आपको यहाँ पर समझ के चलना है। ओके, समझ में आया यहाँ तक कुछ हो? पक्का? पर मजा फिर भी नहीं आएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखने के लिए पहले हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो लिखिएगा, यहां तक सबने लिख लिया ना? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो पहले तीनों इकोनॉमी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर लिख लेंगे सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है ना बेटा? कितने तरीके का हमारे पास इकोनॉमी होगा? कौन कौन सा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू लिख लेते हैं, फिर इसके डिटेल्स में मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी साथ में लिखते चलेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा एक एक लाइन यहां पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले एक ओवरव्यू कि क्या होता है, पहले ये तो समझ में आ जाए। तो सबसे पहले लिखिएगा बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। लिखिएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी
is also known as free market economy or laissez-faire economy. Capitalist economy is also known as फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेजिज फेयर इकोनॉमी, कि जो हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्री मार्केट इकोनॉमी या लेजिज फेयर इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, लेजिज फेयर इकोनॉमी कहलाता है पहला। अब अगर मान लीजिए कि फ्री मार्केट इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल यहां पर नहीं होगा। साथ ही साथ इसका जो मेन मोटिव होगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, और अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा तो अपनी प्रॉपर्टी बनाना जरूर चाहेगा, तो मतलब राइट टू ऑन प्रॉपर्टी नाम की भी बात होगी। हमारे पास अगर बहुत पैसा है तो किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शंस है नहीं, फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन होगा, जितनी मर्जी उतनी हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, खर्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी होगी या नहीं होगी। सबसे बड़ी दिक्कत जो है यहाँ पर इनइक्वलिटीज बहुत ही ज्यादा होता है। इनइक्वलिटीज का मतलब होता है किसी की सैलरी बहुत ज्यादा, किसी की सैलरी बहुत कम, हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वही यहां पर लिखेंगे, हियर ऑल मीन्स का मतलब रिसोर्सेज ना, हियर ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन are owned and controlled by private individual for profit। तो इसका मतलब नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। गवर्नमेंट का तो सिर्फ और सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन किया जाएगा, उसके अलावा किसी और चीज को देखने की जरूरत यहां पर नहीं होगी। फिर कहता है प्राइवेट प्रॉपर्टी is the mainstay of capitalism and profit motive is its डिराइविंग फोर्स। मेन फोकस उसका किसके ऊपर होगा बेटा, जितनी ज्यादा से ज्यादा संपत्ति बना ली जाए, जितने ज्यादा ज्यादा संपत्ति को देखा जाए, वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत। किसके ऊपर आएगा, हाँ, तो यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी या मेनस्ट्री का मतलब होता है मुख्य उद्देश्य। मेनस्ट्री का मतलब क्या होता है, मेन फोकस जो हमारा होगा वो किसके ऊपर होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी को देखा जाएगा। ठीक है। फिर कहता है डिसीजंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस डिटरमाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी with limited role of government in the
मैनेजमेंट। भाई गवर्नमेंट का जो हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन है हम उसी को ना मेंटेन करना पड़ेगा। भाई जो टैक्स का कंप्लायंसेज होगा वो टैक्स का फुलफिल कर देना, बाकी चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं। हम कैसे काम करेंगे नहीं करेंगे उससे तो लेना देना नहीं है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को सिर्फ किससे मतलब है कि भाई जो टैक्स वगैरह है वो हमने टैक्स दे दिया, आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है भाई कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हम, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपका है उसको हम फॉलो कर ले। बाकी हम क्या कैसे कर रहे हैं उससे कोई लेना देना होगा क्या? नहीं होगा। किसी भी तरीके की कोई लेने देने की बात यहाँ पर नहीं होगी। तो गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या हो गया, नाम मात्र का रोल हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे हम लोग बेटा, बताओ, रूल्स एंड रेगुलेशन। बाकी गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। फिर इसके बाद आता है बेटा फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन। फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन। फिर यहां पर होता है हाई इनकम इनइक्वलिटीज। ठीक है, और साथ ही साथ कि कैपिटलिस्ट में हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहां पर जो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं वो बात होती है प्राइस मैकेनिज्म की। किसके कारण होता है बेटा, प्राइस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बात होगी। प्राइस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, तो लिख लीजिएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी uses the impersonal forces of market demand and supply or the price mechanism। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा प्राइस मैकेनिज्म को। टू सॉल्व इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स। कि अगर सेंट्रल प्रॉब्लम्स को देखना है तो वहां पर डिमांड सप्लाई के माध्यम से प्राइस मैकेनिज्म की बात करेंगे। भाई बायर आता है, पैसा देता है, सप्लायर सामान देता है, बात खत्म ना, आए ना, तो हो गया सॉल्यूशन या नहीं हो गया। आपको जरूरत थी, आप दुकान पे गए, सामान लिए, पैसा दिए, बात खत्म। तो ये सब चीजें यहां पर ध्यान में रखने की जरूरत होगी या नहीं होगी। ओके, तो इसकी बात भी यहां पर हम लोग करते हैं। तो ये एक बेसिकली अभी हम देख रहे हैं, अभी हम मेरिट्स डिमेरिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या होता है कैपिटलिस्ट उसके बारे में बात किया हमने। इसी तरीके से होगा सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो लिखिए दूसरा हेडिंग सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसी को कहते हैं बेटा कमांड इकोनॉमी। इसी को कहते हैं बेटा कम्युनिस्ट इकोनॉमी। इसी को कहते हैं बेटा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सब एक ही चीज है। ये जो हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी है ना बेटा, इसके कंसेप्ट को दिया गया था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा, जब उन्होंने अपनी एक मैनिफेस्टो लॉन्च करी थी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसमें उन्होंने यहां पर बताया हुआ था, तो लिखिएगा द कंसेप्ट ऑफ socialist economy was
propounded by Karl Marx and Friedrich Engels in their work The Communist Manifesto, published in 1848। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का कंसेप्ट किसने दिया था बेटा? बोलो। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। लेकिन जब आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा ना, तो फ्रेडरिक एंजल्स का नाम नहीं दे रखा होगा, कार्ल मार्क्स खाली बोले तब भी काम चला लेना। और आप लोग देखते होंगे कि हमेशा जो बोलता है सोशलिस्ट इकोनॉमी कार्ल मार्क्स, यही तो लोग बोलता है ना। फ्रेडरिक एंजल्स को जानता भी कौन है कि नहीं? लेकिन कंसेप्ट जो दिया गया था ये दोनों के द्वारा दिया गया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा भी और फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा। अगर यहां पर देखा जाए तो सारा का सारा काम किसके द्वारा? सोशलिस्ट के द्वारा ना बेटा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा। अब गवर्नमेंट का द्वारा मतलब क्या? सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट ही होता है। तो लिखिएगा सोशलिस्ट इकोनॉमी इज characterized by collective ownership by state। हो गया? सोशलिस्ट इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ बाय स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा? तो इसको मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख सकता हूं 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय गवर्नमेंट। आया ना? अगर गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट के लिए सब बराबर है या नहीं है बेटा? तो लिखेंगे हाई इनकम इक्वलिटी। वहां पे क्या लिखा था? हाई इनकम इनइक्वलिटीज ना। यहां पर हाई इनकम इक्वलिटी। वहां पर लिखा था हमने फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? रिस्ट्रिक्शन ऑन कंजम्पशन। भाई अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आप 50,000 तक खर्च कर सकते हो, उससे ज़्यादा कभी खर्च कर सकते हो क्या? लेकिन प्राइवेट में कोई पूछने वाला नहीं, जितना मर्जी खत्म करो। लेकिन यहाँ पर अगर किसी के पास ज़्यादा संपत्ति हो जाती है तो बाद में नहीं जांच होता है, आय से अधिक संपत्ति के मामले में इसको गिरफ्तार किया गया, उसको कभी कभी देखो ना बिहार में ऐसे ऐसे कलर के मिलेंगे जो करोड़पति मिलते हैं, 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ मिल जाता है, जबकि सैलरी 10,000 रुपया है। आपने एक मूवी देखी होगी जौली LLB 2। जौली LLB 2 के लास्ट में क्या बोलता है अक्षय कुमार? ये 50,000 रुपये मंथली कमाने वाला 28 करोड़ का मालिक कैसे बन सकता है? अगर एक महीने की सैलरी 50,000 तो एक साल की 6 लाख, 16 साल की 96, मतलब 1 करोड़। तो 16 साल में 1 करोड़ तो 28 करोड़ कितने साल में होगा? तो 16 गुना 28 करके देख लो। ऑन एन एवरेज लगभग 550 वर्ष लगेंगे, नहीं लगेंगे? करना जरा, 28 गुना 16 कितना होता है?
440, बताओ 448 वर्ष में 28 करोड़ होगा। वो भी कब? एको पैसा खर्च नहीं करे तब, है कि नहीं है? 100% सेविंग हो तब ना, हमने तो टोटल वैल्यू लिया। हाँ समाप्त 448। तो इम्पॉसिबल इवेंट है या नहीं है? तो ये होता है किसके अंतर्गत? सोशलिस्ट इकोनॉमी में, कि इस पर जरा वो बहुत ज्यादा ध्यान देता है कि भैया कोई भी ज्यादा कंजम्पशन नहीं करेगा। नो राइट टू ऑन प्रॉपर्टी, ओके। तो इसको ध्यान में रखेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत। तो अगली क्लास में पहले कैपिटलिस्ट लिखवा के, फिर उसके बाद जो है इसके सॉल्यूशन की बात कर देंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन है, और फिर इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पे जाएंगे। आराम से अभी करते चलेंगे, धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कोई हड़बड़ी तो नहीं है ना कोर्स खत्म करवाने का? हड़बड़ी हो तो बता देना, जितने दिन में खत्म चाहिए उतने दिन में हो जाएगा। हाँ तो अभी तो मैं 1:45 तक ही पढ़ाता हूँ ना।